कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें कह रहा है कि जो कंपनी का कैपिटल है, पूंजी है जो कंपनी की, उसमें कह रहा है कि 50,000 प्रिफर्ड शेयर्स हैं। ठीक है, तो आप इन शब्दों से ना डरें, मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। प्रिफर्ड शेयर्स हैं और ये कह रहा है कि उनमें डिविडेंड है 20% का। प्रिफर्ड शेयर में जो डिविडेंड है 20% का है, समझाऊंगा क्या होता है। और ये दिया हुआ है कि जो 20,000 अमाउंट है, 20,000 जो अमाउंट है यहाँ पर, ये है आपका कॉमन शेयर। तो एक तो चीज़ पता होनी चाहिए भाई कि प्रिफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, कॉमन शेयर्स क्या होते हैं, ये भी समझाता हूँ आपको। फिर यहाँ कह रहा है कि जो पार वैल्यू है आपके शेयर की वो है ₹10। ठीक है, ये भी समझाता हूँ क्या होता है। फिर कह रहा है कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 1,80,000 का होता है, जिसमें से 30,000 रिजर्व फंड में डाल दिया गया और जो बाकी का अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, वो किसको दे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर में। आपको बताना है कि डिविडेंड परसेंट क्या होगा जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को समझना जरूरी है। ठीक है, मैं एक एक करके बात करता हूं। प्रेफर्ड शेयर क्या है, डिविडेंड क्या है, कॉमन शेयर क्या है, कैपिटल क्या है, फिर हम बात करेंगे डिविडेंड परसेंटेज क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है ये शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो बात की है, कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेड अप ऑफ 50,000 प्रेफर्ड शेयर्स। देखिए, जब भी किसी कंपनी की बात होती है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। दो तरह की कंपनियां होती हैं, आपने इनके नाम सुने होंगे। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वो होती हैं जो अपनी शेयर्स को पब्लिक में इशू करती हैं। ठीक है, जैसे आपने शेयर मार्केट देखा होगा, तो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो आप खरीद सकते हैं, तो ये कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं कि एक पब्लिक भी उसमें शेयर खरीद सकती है और एक हिस्सेदार बन सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो शेयर्स हैं, इसमें यहाँ दो तरह के शेयर्स की बात की गई है, प्रिफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स। ये क्या होते हैं? देखिए, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें दो तरह के शेयर्स हो सकते हैं। एक होता है प्रिफर्ड शेयर्स। ठीक है, अब देखिए, शेयर्स मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो ना, तो पैसा आपने लगाया इसीलिए कि आप पैसा कमाओगे, ऑब्वियसली डुबाने के लिए तो नहीं लगाते हैं, है ना। शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो अब मैं दिखाता हूं दो कैटेगरी की ये प्रिफर्ड शेयर और कॉमन शेयर क्या होते हैं। देखो, प्रिफर्ड शेयर, जैसे मान लिया कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और कंपनी को पैसा चाहिए पब्लिक से। पब्लिक, आपको पता है कि हर कोई इतना रिस्क फ्रेंडली नहीं है, हर कोई रिस्क नहीं लगाना चाहता है शेयर मार्केट में। तो ये कंपनी बोल रही है कि एक काम करो कि हमारा प्रिफर्ड शेयर ले लो। ठीक है, तो जो प्रिफर्ड शेयर वाले हैं इनको देखो, जब भी हम प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपनी क्या करती है, देखिए अगर आपने कंपनी का एक शेयर खरीदा तो आप सिंपली कंपनी के भागीदार हुए। शेयर भले ही छोटी सी भागीदारी पर आपकी भागीदारी है। तो कंपनी को लेट्स से सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड की मीटिंग के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि देखो, अगर मुझे 100 रुपये का फायदा हुआ है तो इसमें से 80 रुपीज़ हम वापस कंपनी की ग्रोथ के लिए डालेंगे, बाकी का जो 20 रुपीज़ है वो हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये अमाउंट आपका डिविडेंड कहलाता है, लाभांश कहलाता है। कि अगर आपने जो भी अमाउंट कंपनी का प्रॉफिट निकला, कुछ अमाउंट वापस कंपनी में डाल दिया कुछ कारणों से, बाकी का पैसा शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लेट्स से आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बचाया जो शेयर होल्डर में डालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो उनको अमाउंट मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। ठीक, अब अगर मुझे ये निकालना है कि डिविडेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड वो अमाउंट है जो मिल रहा है। अब डिविडेंड परसेंट क्या होगा, आप देखो जरा, डिविडेंड परसेंटेज अगर निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप कहोगे कि यार मैंने लेट से 100 रुपीज़ लगाए, ठीक, 100 रुपये मैंने लगाया और मुझे 80 रुपये मिला एज ए डिविडेंड, तो 80% का डिविडेंड हुआ। यूजुअली इतना डिविडेंड होता नहीं है। मान लिया 20 रुपीज़ आपको वापस मिला तो 20% आपका डिविडेंड हुआ। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये कहानी है आपकी। अब देखो, दो तरह के शेयर की बात कर रहा था। प्रिफर्ड शेयर क्या है? अब देखिए, प्रिफर्ड शेयर वो वाले लोग हो सकते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कंपनी ने उनको ये बोला कि ये हमारे प्रिफर्ड शेयर हैं, आप ले लो, अपना पैसा लगा दो, हम आपको ये वादा कर रहे हैं कि आपको जब भी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको 20% डिविडेंड मिलेगा। ये इन्होंने फिक्स कर दिया, तो ये प्रिफर्ड शेयर कहलाते हैं। ठीक है,
कॉमन शेयर वालों को हो सकता है ना मिले इतना। कॉमन शेयर वाला तो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट उन्होंने निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया, उनको कितना मिला। तो ये तो मतलब रिस्की गेम है, बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और कितने शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन प्रेफर्ड शेयर में गारंटी है कि आपको पर शेयर उतना परसेंटेज का डिविडेंड मिलेगा। जैसे इन्होंने कहा कि डिविडेंड आपको 20% मिलना है, तो यहाँ प्रेफर्ड शेयर वालों को ये प्रॉमिस है कि जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको 20% रिटर्न मिलने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। जो डिविडेंड परसेंट निकालने को कैसे निकलेगा, हम निकाल लेंगे कि भाई कॉमन शेयर वालों को कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से हमारा डिविडेंड परसेंटेज आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो एक शेयर की, ईच टाइप के जो शेयर हैं, इसमें चाहे प्रेफर्ड शेयर हैं या फिर आपके कॉमन शेयर हैं, उनकी वैल्यू जो है, पार वैल्यू ईच टाइप ऑफ शेयर की 10 रुपीज़ इन्होंने पहले ही बता दी है। ठीक है, कि 10 रुपये शेयर की कीमत है, ये इन्होंने बता दिया दोनों टाइप के, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अलग अलग भी हो सकता था, पर इस क्वेश्चन के लिए दोनों वैल्यू सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये हो गया। अब देखो ध्यान से, आपसे ये कह रहा है कि 1,80,000 का कंपनी को हुआ है प्रॉफिट। तो 1,80,000 का अगर इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो अब इस कंपनी ने क्या किया है कि 30,000 को रिजर्व फंड में डाल दिया, मतलब ये 30,000 वापस कंपनी में चले गए। तो आपके पास कितना अमाउंट है, वह है 1,50,000 का, जो इन्होंने कहा है कि अब इसको हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये हमें शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,50,000 रुपीज़। तो अगर हमें ये शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पता है आपके पास दो तरह के शेयर हैं, प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर। प्रेफर्ड शेयर वाले कह लो प्राइम कस्टमर्स हैं, इनको पहले इंपॉर्टेंस देनी है। तो इनको इंपॉर्टेंस देनी है तो पहले तो इनका 20% निकाल के अलग कर दो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से देखना, यहाँ कितने शेयर्स थे, 50,000 प्रेफर्ड शेयर्स हैं। तो 50,000 शेयर्स को अगर मुझे 20% का रिटर्न देना है, 20% का रिटर्न देना है, तो 10 रुपीज़ अगर शेयर की कीमत थी, तो आपको पता है पर शेयर आपको कितना देना पड़ेगा रिटर्न, 2 रुपीज़ का रिटर्न इनको देना पड़ेगा। 10 रुपीज़ वैल्यू थी शेयर की, 20% रिटर्न यानी 2 रुपीज़ पर शेयर मुझे रिटर्न देना है। कितने प्रेफर्ड शेयर हैं आपके, 50,000 प्रेफर्ड शेयर हैं, और अगर आपने 2 रुपीज़ ईच के हिसाब से दिया रिटर्न, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ तो आपको पहले निकल जाएगा देने में, किसको, प्रेफर्ड शेयर वालों को, वो देना ही देना है आपको। ठीक है, तो प्रेफर्ड शेयर वालों को कितना मिल गया अमाउंट, उनको मिल गया आपका 1 लाख रुपीज़ दे दिया। अब कितना बचा, जो बचेगा वो कॉमन शेयर वाले लोगों के बीच में जाएगा। तो कॉमन शेयर वाले लोगों के पास देखो ध्यान से 50,000 रुपीज़ बाकी है, जो उनके बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सवाल यह है कि देखो कितने कॉमन शेयर वाले हैं, आप कहोगे 20,000 कॉमन शेयर वाले लोग थे। तो मैं निकालूंगा कि इसमें अगर 20,000 लोगों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 20,000 लोगों के बीच में अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो आप खुद ही देखो कि इनको पर शेयर जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट मिल रहा है, डिविडेंड अमाउंट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 2.5 रुपीज़। 50,000 को 20,000 से डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 2.5 रुपीज़। अब 2.5 रुपीज़ पर शेयर अगर कॉमन शेयर वालों को मिल रहा है वापस 10 रुपीज़ पे, तो आप बताओ मुझे इनको कितना डिविडेंड मिला, 25% का। 10 रुपये के शेयर पे अगर इनको 12.5 रुपये टोटल हो गया इनका, या 2.5 डिविडेंड मतलब जो वापस आया उसकी कैलकुलेशन करनी है 10 रुपये के बेस पे, तो वो 25% हो गया, और इसलिए आपका आंसर हो गया 25%। सवाल मुश्किल नहीं है, मैंने एक चीज़ को डिटेल में समझाया है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आया होगा। पूरा केस अंडरस्टैंड कर लेना कि प्रेफर्ड शेयर क्या बताया मैंने, कॉमन शेयर्स क्या बताया, तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस तरह के सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस जिसकी कैपेसिटी 500 सीट्स की है, जिसमें 10% एग्जीक्यूटिव क्लास है और रेस्ट चेयर कार्स हैं, मतलब 90% आपके चेयर कार्स हो गए। कह रहा है कि जर्नी के दौरान ट्रेन को 85% पाया गया कि ये बुक्ड है। द ट्रेन वॉज बुक्ड टू 85% ऑफ इट्स कैपेसिटी, 85% कैपेसिटी ट्रेन बुक्ड है। फिर कह रहा है इफ एग्जीक्यूटिव क्लास वॉज बुक्ड टू 96% ऑफ इट्स कैपेसिटी। फिर ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास 96% बुक्ड है, तो आपको बताना है हाउ मेनी चेयर कार सीट्स आर एम्प्टी ड्यूरिंग दैट जर्नी। चेयर कार की कितनी सीट्स एम्प्टी हैं, बहुत आसान है। देखो हम पहले ये निकालते हैं कि देखो एम्प्टी सीट्स की क्या कहानी है, खाली जो सीटें हैं उसकी क्या कहानी है। तो आप कहोगे ये तो देखो बहुत आसान है, क्योंकि टोटल जो एम्प्टी सीट्स आने वाली हैं सिनेरियो में वो आने वाली हैं 75। मैं कहूँगा ये कैसे पता चला आपको,
आप कहोगे ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 85% कैपेसिटी में ट्रेन बुकड है, ये दिया हुआ है कि एक जर्नी के दौरान 85% अगर बुकड है तो मतलब क्या हुआ कि 15% सीटें खाली हैं। 15% किसका, 500 का अगर मैं निकालूं तो ये वैल्यू आ गई 75, यानी टोटल सीट्स जो एम्प्टी हैं वो कितनी है, 75। अब इस जो एम्प्टी सीट का जो गेम है या खाली एम्प्टी सीट्स जो हैं, ये दो कैटेगरीज की हो सकती हैं कि या तो ये एग्जीक्यूटिव की हैं और ये यहाँ से भी हो सकती है कि ये चेयर कार में वैकेंट हो। इन दोनों को मिला के मैंने निकाला ना, टोटल ऑक्यूपेंसी अगर 85% है तो 15% यानी 75 खाली हैं। अब चेयर कार में चला गया और एग्जीक्यूटिव में चला गया देखने के लिए कि अलग अलग कितना है। अब ये दिया हुआ है कि देखो 96% ये बुक था एग्जीक्यूटिव क्लास उस दिन। अगर ये 96% आपका एग्जीक्यूटिव क्लास बुक है तो मेरा छोटा सा सवाल है कि 96% जो वैल्यू आपकी आ रही है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में कितना खाली है, आप कहोगे 4% खाली है, 4% खाली है। तो 4% आप निकालना जरा। अब ये यहाँ बहुत केयरफुल रहना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जीक्यूटिव क्लास का और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है चेयर कार्स का, वो कैसे है, 9:1 में है। देखो चेयर कार 1:9 में है, एग्जीक्यूटिव 1 है तो चेयर कार आपका 9 है, 10% 90%। तो बहुत आसान है ये डिसाइड करना कि एग्जीक्यूटिव में जो वैल्यू मुझे दी हुई है कि एग्जीक्यूटिव में टोटल सीट्स कितनी हैं, तो आप कहोगे एग्जीक्यूटिव में टोटल सीट्स जो हैं वो 10% है यानी 50 हैं, और चेयर कार में टोटल कितनी सीट्स हैं वो 450 हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव उस दिन 96% से फिल्ड है तो जो वैकेंट सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, 4% होंगी। तो मैं अगर वैकेंट सीट्स यहाँ लिखूँ तो इसका 4% होगा, 96% फिल्ड है तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैकेंट है। अब एग्जीक्यूटिव में अगर 2 वैकेंट है, टोटल वैकेंट 75 है, तो चेयर कार में कितना वैकेंट होगा, आप कहोगे 73 वैकेंट होगा और 73 आंसर लग गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ओरली करना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने ये बना के आपको पूरा अच्छे से दिखाया है ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी बेहतर हो, बट अदरवाइज बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्टली मार्क करना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स प्रोड्यूस करती है, और फिर कह रहा है कि जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं शॉप फ्लोर पे और उनके सर्टेन क्वालिटी चेक्स होते हैं, ईच कंडक्टेड आफ्टर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑन द रॉ मटेरियल इज कंप्लीटेड। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि देखो एक रॉ मटेरियल होगा, उस पर जब एक सर्टेन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस पर क्वालिटी चेक होगा। ठीक है, तो क्वालिटी चेक के बारे में बता रहे हैं कि ओनली पार्ट्स दैट आर नॉट रिजेक्टेड एट वन स्टेज आर पुट थ्रू सब्सीक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग। अब कह रहे हैं कि देखो जो टेस्टिंग हो रही है उस टेस्टिंग में क्या होगा कि कुछ चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी, जो रिजेक्ट हो जाएगा वो आगे के स्टेज में नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल से आपने स्टेज 1 में कुछ बनाया, अब वो चीज़ जब टेस्ट हो रही है उसमें जो चीज़ें खराब है उसको आगे क्यों ले जाओगे अगले स्टेज में, उसको आप रिजेक्ट करोगे, फिर अगले स्टेज की प्रोसेसिंग होगी, अगले स्टेज की चेकिंग होगी, रिजेक्ट होगा, जो बचेगा वो आगे स्टेज में जाएगा। तो जो रिजेक्टेड चीज़ें हैं वो आगे नहीं जाएंगी प्रोडक्शन और टेस्टिंग के लिए। फिर ये दिया हुआ कि एवरेज जो रिजेक्शन रेट है दी इन 3 टेस्टिंग मशीन्स का ड्यूरिंग ए मंथ वो 10%, 5% और 2% है। ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि जो एवरेज रिजेक्शन रेट है हर स्टेज का एक महीने में 3 टेस्टिंग मशीन्स में वो 10% है, 5% है और 2% है रेस्पेक्टिवली, है ना। यानी पहला स्टेज है 10% रिजेक्ट होगा, दूसरे स्टेज में 5% रिजेक्ट होना है, तीसरे स्टेज में 2% रिजेक्ट होना है। आपको बताना है व्हाट इज द इफेक्टिव रिजेक्शन रेट फॉर द होल प्लांट। पूरे प्लांट के लिए इस महीने में इफेक्टिव रिजेक्शन रेट क्या है ये मुझे बताना है। अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की आई हो, बड़ा सा सवाल दिख रहा था पर इसमें कोई दम नहीं था। ये सिंपल सी स्टोरी क्या है कि देखो पहले स्टेज में आप कहोगे 10% रिजेक्शन रेट है यानी 10% डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, फिर जितना बाकी बचा वो प्रोडक्शन स्टेज में गया, फिर उसका अगले स्टेज में टेस्टिंग हुआ, फिर उसमें 5% डिक्रीज होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो बचा वो आगे जाएगा, अगले स्टेज में प्रोडक्शन हुआ, फिर उसका टेस्टिंग हुआ, 2% और रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इफेक्टिव रिजेक्शन रेट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं आपस में, इन तीनों की जगह अगर मैं एक इफेक्टिव परसेंटेज लिखना चाहूं तो क्या होगा, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का सवाल हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वन टाइम डिक्रीज या इफेक्टिव
रेट ऑफ रिजेक्शन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। देखो मुझे पता है अब तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, 100 से स्टार्ट करके निकाल सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मत इस्तेमाल करना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ तो आपको 0.9 दे देगा, बहुत अच्छा, यहाँ 0.95 दे देगा, यहाँ 0.98 दे देगा। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में इतने क्विक नहीं हैं तो ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये अवॉइड करिए आप। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को 100 से स्टार्ट करना है और फिर इसको करना है आपको, ठीक है। मैं बताता हूँ, 10% डिक्रीज़ यहाँ पर है, यहाँ 5% डिक्रीज़ है आपका, यहाँ 2% डिक्रीज़ है, तो आप करिए, यहाँ 90 हो गया, 90 का 5% आपको डिक्रीज़ करना है, तो 90 का 5% कितना होगा, आपको होगा यहाँ 4.5 का डिक्रीज़ होगा, क्योंकि 10% 9 होता है, 10% 9 होता है, तो मैंने 5% निकाला तो 9 का हाफ हो गया, 4.5 हो गया, ये वैल्यू आपकी आ गई 85.5। फिर मुझे 2% निकालना है, ये इंटरेस्टिंग है देखना, 2% कैसे निकालूंगा मैं, इसका 1% जो होता है 85.5 का वो 0.855 होता है, 1% डबल निकालना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 1.710, ठीक है। 855 का डबल क्या होता है 1710, तो वो 1.7110 हो गया, और इसको आपने फिर यहाँ से क्या किया, माइनस किया, तो ये तो इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू आप बिल्कुल आराम से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको ये नहीं निकालना, ये मत कैलकुलेट करने लग जाना, ज़रूरत नहीं, आपको ये निकालना था कि इफेक्टिव डिक्रीज कितना हुआ, ठीक है। तो 100 से जब मैंने स्टार्ट किया है तो नेट डिक्रीज देखो कितना हुआ, पहले स्टेज में 10 का नेट डिक्रीज हुआ, दूसरे में 4.5 का नेट डिक्रीज हुआ, तीसरे में 1.71 का नेट डिक्रीज हुआ। तो इन तो तीनों को आप कंबाइन कर लो तो नेट डिक्रीज मिल जाएगा। देखो यहाँ से 10 और 4.5 आपको 14.5 देगा, और 14.5 में आप 1.71 जोड़ रहे हो तो आपको मिल गया 16.21 माइनस 100 में कितना डिक्रीज हो रहा है, 16.21 का हो रहा है, तो ये वैल्यू हो गई 16.21% का ओवरऑल डिक्रीज इस पूरे प्रोसेस में होना है। तो ये तो एक तरीका हुआ इसको अंडरस्टैंड करने का। लेकिन देखिए आपको परसेंटेज में मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था सक्सेसिव में, अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो ये और जल्दी हो सकता था। सक्सेसिव परसेंटेज में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो आपने जब 100 से स्टार्ट किया तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो आप ऑर्डर को अपने हिसाब से लिख लो। मुझे नेट चेंज निकालना है तो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए 10% को सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि 10% किसी भी नंबर का निकालना बहुत आसान होता है, 1/10 होता है। पहले स्टेज में आप रखेंगे क्या 5% या 2%, पहले स्टेज में आप रखिए 2%, ठीक है। 5% भी रख सकते हो, 5 और 2 में ज़्यादा अंतर है नहीं। सेकेंड स्टेज में आप रखो 5%, थर्ड स्टेज में आप रखो 10%, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि आप कहोगे यहाँ सीधा डिक्रीज 2 का हो जाएगा, फिर मैं 98 लिखूंगा, 5% का डिक्रीज 98 का कितना होगा, आप कहोगे 4.9 का होगा, क्योंकि 10% 9.8 हो गया, 5% आधा हो गया उसका 4.9 हो गया। फिर देखो ये वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे तो ये आपकी आ जाएगी 93.1। अब देखो 10% कितना आसान हुआ 9.31 माइनस। अब इन तीनों का आप सम करिए, 2 और 4.9 आपका 6.9 हुआ, और ये हुआ गया आपका 9.31। तीनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई यही 16.21। तो ये चीज़ें हिट एंड ट्रायल करो आपके सक्सेसिव चेंज निकालना था, नेट परसेंटेज चेंज, तो क्या मुझे जल्दी आंसर देगा, उसमें आप आसानी से ये चीज़ कर पाएंगे कि आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को इंडिविजुअल स्टेजेस में लगा सकते हो और ऑर्डर भी बदल सकते हो। तो ऑर्डर बदल के ट्राई करो, ये बहुत आपको क्वेश्चन को क्विक करने में मदद करेगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉटल इज 20% ऑफ द वेट ऑफ बॉटल व्हेन फिल्ड विथ सम लिक्विड। सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, then the bottle along with the remaining liquid weighed half of the original weight. What fractional part of the liquid has been removed? मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। देखो ये क्या कर रहा है कि एक बॉटल है, तो जो एम्प्टी बॉटल का वेट है वो पूरी भरी हुई बॉटल के पूरे वेट का 20% है। अब देखो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, इसका क्या मतलब मैं निकाल सकता हूं। आपको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, अगर मैं फ्रैक्शन टर्म में बात करूं तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि ये 5 kg हुआ, ये 1 kg हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि खाली बोतल का वेट अगर मैं 1 kg मानूं तो पूरी भरी हुई बॉटल का वेट, पूरी भरी हुई बॉटल का वेट कितना होगा 5 kg होगा।
तो इसका क्या मतलब मैं निकाल सकता हूं? इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूं कि इसमें जो मैं कुछ भर रहा हूं उसका जो वेट होगा वो 4 होगा, अगर मैंने वेट एम्प्टी बॉटल का 1 माना है तो। ठीक है, ध्यान से देखो, तभी तो देखो ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बन जाएगा 5। टोटल वेट अगर मैं इसको भर दूं तो 5 हुआ, जिसमें एम्प्टी बॉटल का वेट मैंने 1 माना हुआ है और लिक्विड जो इसके अंदर भरा गया है उसका मैंने वेट माना है 4, तो 5 हुआ। ये कहानी है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कुछ निकाल लो, कुछ लिक्विड इसमें से आप बाहर निकालो। तो लिक्विड को जब आप बाहर निकालोगे तो क्या हो रहा है? तो ये कह रहा है कि वेट की सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। और कैसी बदल रही है? ये कह रहा है जब आप इसमें से कुछ पोर्शन बाहर निकालोगे ना, तो देखो एम्प्टी बॉटल का वेट तो जो है वो 1 रहेगा इसके साथ। जब आप वेट करोगे तो वो तो बॉटल तो पूरी की पूरी है ना, अंदर का लिक्विड गया, तो अंदर का लिक्विड जरा थोड़ा कम कर लेते हैं। लिक्विड जैसे मान लिया थोड़ा कम हो गया, तो अब ये कह रहा है कि जो टोटल वेट है ना वो पहले के वेट का आधा हो जाता है। तो अगर पहले टोटल वेट 5 था तो अब 2.5 हो गया। तो अगर अब वेट 2.5 हो गया तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, टोटल वेट अगर 2.5 हुआ जिसमें 1 तो बॉटल का ही वेट है, तो ये जो लिक्विड बचा हुआ है उसका वेट क्या होगा? 1.5 होगा। लिक्विड का वेट कितना होगा? 1.5 होगा। अब बहुत ही चीज़ आसान है समझना कि इन्होंने ये बोला कि लिक्विड को जो भगाया गया, निकाला गया, वो कितना फ्रैक्शन था, कितना फ्रैक्शन लिक्विड निकाल दिया गया। ठीक है, तो देखिए लिक्विड पहले था 4 था और आपने कितना निकाला? 2.5 निकाला। ऐसे भी समझ सकते हो ना कि पहले 5 था, अब क्या हो गया? 2.5 हो गया लिक्विड, राइट? सॉरी, लिक्विड निकाला कितना? 2.5, क्योंकि अगर ये 5 से 2.5 हुआ तो आपने बॉटल तो निकाला नहीं है। यहां से इस केस से इस केस में अगर कुछ कमी आई है तो लिक्विड की ही कमी आई है। तो अगर टोटल 5 हमारा 2.5 हो गया तो लिक्विड आपने कितना निकाला? 2.5 का निकाला। ये 1.5 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता है कि 2.5 आपने निकाला, तभी वो लिक्विड का वेट जो कम होगा वही पूरे बॉटल के वेट को कम करेगा। बॉटल तो खुद इंटैक्ट है। तो 2.5 गया, 4 पहले था, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5/8 फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड? तो 4 में अगर 2.5 निकाला आपने तो 5/8 आपने रिमूव किया, और 5/8 कहीं किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया इसका नन ऑफ दीज। तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं अगर आप इसको सही तरह से समझ के करें, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 से 2.5 अगर कम हुआ है तो केवल लिक्विड की वजह से कम हुआ है। ठीक है, तो वो दैट्स इंपॉर्टेंट कि 2.5 गया बाहर, 5, 2.5/5 निकाल लिया हमने, है ना, 2.5/4 एक्चुअली। तो लिक्विड शुरू में 4 था, तो आंसर मेरा आसानी से आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 5 बॉक्सेस इन ए कार्गो होल्ड, द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg and the weight of the second box is 20% higher than the weight of third box, whose weight is 25% higher than the first box. The fourth box at 350 kg is 30% lighter than the fifth box. The difference in the average weight of the 4 heaviest boxes and the 4 lightest boxes is. सवाल समझाता हूं अच्छे से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं देखो 5 बॉक्सेस हैं, तो मैं जरा सारे बॉक्सेस को यहां पर आपके सामने लिखता हूं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए आपके 5 बॉक्सेस। अब जरा स्टोरी समझते हैं कि कुछ वेट रिलेशनशिप दी हुई है। ये कह रहा है कि पहले बॉक्स का वेट आपका दिया है 200 kg, वेट ऑफ सेकेंड बॉक्स 20% हायर है थर्ड बॉक्स से, मतलब यहां से यहां अगर हम जाते हैं तो 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि जो थर्ड बॉक्स का वेट है वो 25% हायर है फर्स्ट बॉक्स से। तो देखो ये थर्ड बॉक्स है, इसी का वेट कह रहा है कि यहाँ से ये 25% हायर भी है। अब देखो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या क्या निकल गया आपका कि ये अगर 20 है, 25% बढ़ाया तो 50 का इंक्रीज हुआ तो ये 250 बना। 250 को मैंने 20% से बढ़ाया तो 250 का 20% कितना होगा आपका 50 बढ़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 300। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली, 200, 300, 250। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जो फोर्थ बॉक्स है वो 350 kg का है और ये 30% लाइटर है फिफ्थ बॉक्स से, यानी फिफ्थ बॉक्स से यहाँ आने में मुझे 30% कम करना पड़ता है। आपको पता है अगर आपको फिफ्थ बॉक्स का वेट निकालना है AB रूल लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या है 0.7, मतलब फिफ्थ बॉक्स से फोर्थ बॉक्स से जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.7 से, तब 350 मिलेगा।
तो ये वैल्यू कितनी हो गई 500 हो गई, मतलब 350 को आप 0.7 से डिवाइड कर लो 500 आ गया। तो ये हमारे 5 बॉक्सेस का वेट हो गया। कितना हो गया 200, 300, 250, 350 एंड 500। अब एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल इन्होंने पूछा है। वो इंटरेस्टिंग सा सवाल क्या है कि आपको बताना है कि 4 सबसे भारी बॉक्स और 4 सबसे हल्के बॉक्स के औसत वजन में क्या अंतर है, यानी उनके एवरेज में डिफरेंस बताना है मुझे। अब देखो जरा इन नंबर्स को मैं ध्यान से लिख रहा हूं, पहले मैं इनको ऑर्डर में अरेंज करूं, 4 हैवीएस्ट और 4 लाइटेस्ट लेके हमें चलना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं जरा ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो ये हो गया 200, फिर देखो यहां पर थर्ड वाला बॉक्स पहले आ जाएगा 250, जो वेट्स है उनको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं अब 300, 350 और यहां वैल्यू आ गई 500। ये पांचों का वेट हो गया अरेंजिंग ऑर्डर में। अब एक चीज आप ये समझना कि ये हो गए हमारे 4 लाइटेस्ट लेने हैं तो हमें 4 सबसे कम भार लेने हैं, ये हो गया। अगर मुझे लेना है 4 हैवीएस्ट तो देखो मैं क्या लूंगा, ये मैं लूंगा 500। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, एक तरीका तो ये है कि इन सबका एवरेज निकाल के डिफरेंस ले लो, दूसरा तरीका मैं आपको आसान बताता हूं। देखो दोनों जो बातें की जा रही हैं 4 लाइटेस्ट में और 4 हैवीएस्ट में क्या अंतर है, आप कहोगे यहां से 200 निकला है और यहां 500 आ गया है, बस इतना ही अंतर है। मतलब एक में 200 को हटा के अगर 500 ले आओ तो दूसरा सेट हमारा बन जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा टोटल वेट का, वो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इन्हीं दोनों की वजह से आएगा। 200 हटा के 500 ला रहे हैं, बाकी तीनों एलिमेंट तो मौजूद ही हैं। तो देखो डिफरेंस आप कहोगे फिर 300 का आने वाला है डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं टोटल सम करके डिफरेंस निकालूं तो 300 का डिफरेंस आएगा। लेकिन मुझे एवरेज चाहिए, दोनों सेट में 4-4 एलिमेंट थे, तो मैं किसी भी सेट का अगर एवरेज निकाल रहा होता तो मैं पहले ही 4 से डिवाइड करके निकालता। तो ये जो फाइनल वैल्यू आई है इसको मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे आंसर मिल जाएगा 75, जो कि मैं आसानी से बी ऑप्शन को मार्क कर सकता हूं। तो ये बहुत अच्छा सवाल इस टर्म्स में है कि कई बार जल्दबाजी में आप गड़बड़ी ये कर, यहाँ देखिए बॉक्सेस का सीधे जो मैंने वेट निकाला है ना, इनका एवरेज डायरेक्टली नहीं निकालना है कि 1 2 3 4 निकाल लो और 1 2 3 4 निकाल लो, पहले 4 और लास्ट के 4 नहीं है, इसमें वेट के हिसाब से अरेंज करने के बाद फर्स्ट 4 और लास्ट 4 करना है। लेकिन आपको यही समझना है कि इसको क्विकली कैलकुलेट करना है, इस स्टेज के बाद सारा जोड़ के फिर ऐसा समय बर्बाद नहीं करना है, 75 आंसर निकालना है, ऐसे आसानी से मार्क हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। The question करा है सेल्स गर्ल्स टर्म्स वर चेंज्ड फ्रॉम ए फ्लैट कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल हर सेल्स टू ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹1000 प्लस 2.5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग 4000 if her remuneration as per the new scheme was ₹600 more than that by the previous scheme, her total sales was। भाषा से कंफ्यूज ना हो, मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ क्या है। कि देखिए यहाँ पर स्टोरी ये है कि जैसे कोई सेल्स गर्ल है लेट्स से, तो उसमें अगर उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, जिसमें स्कीम 1 की बात हो रही है और एक स्कीम 2 है हमारे पास, तो जब देखो फिक्स सैलरी नहीं है, पहले स्कीम की बात हो रही है, तो उसको जो भी सेल्स अमाउंट है उस पर कमीशन मिल रहा है पूरा का पूरा। तो अगर 5000 तक की सेल्स है, राइट, 4000 तक की सेल्स है, तो फर्स्ट स्कीम में 5% का कमीशन मिलेगा, सेकेंड स्कीम में उसमें उसकी जगह 4000 तक की सेल्स का कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं है, बल्कि 1000 रुपये वेतन है, सैलरी है। फिर अगर जो भी अमाउंट 4000 से ज़्यादा है उस अमाउंट पे फर्स्ट स्कीम में तो फ्लैट 5% सब पे मिल रहा है, टोटल अमाउंट जितनी भी सेल है उसे 5% ही मिलेगा। लेकिन सेकेंड स्कीम में 4000 के ऊपर 2.5% का ही कमीशन है, 2.5% का कमीशन है। अब ये कह रहे हैं कि पहली स्कीम की तुलना में सेकेंड स्कीम में 600 रुपीज़ ज़्यादा कमीशन मिला है सेल्स गर्ल को, तो आपको ये बताना है कि टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर इसको अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो अमाउंट है, पहले तो एक डिफरेंस यहाँ 4000 के अमाउंट तक कितना डिफरेंस है ये हम सीधा निकाल सकते हैं। 5% 4000 का कितना होता है, 200 रुपीज़ होता है। तो यानी 4000 तक की सेल्स के लिए टोटल जो डिफरेंस आ चुका होगा वो 800 रुपीज़ का आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन आगे आप ध्यान से देखो, आगे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है कि सेकंड स्कीम में 2.5% लेस कमीशन है कंपेयर टू फर्स्ट स्कीम, जो अमाउंट 4000 के ऊपर है उसके लिए।
तो मुझे पता है कि मुझे अभी कितना इसमें कम करना है, 200 रुपये कम करने हैं, क्योंकि सेकेंड स्कीम में केवल 200 रुपये ज़्यादा रखना है। ये अभी देखें 800 है, हमें 600 ज़्यादा रखना है, तो ये हमें 600 के लेवल तक लाने के लिए हमें इसको 200 कम करना पड़ेगा। तो 200 कम करना पड़ेगा 2.5% के रेट से 4000 का अमाउंट, राइट। 4000 के ऊपर कितना अमाउंट होना चाहिए? आप कहोगे कि ये अमाउंट मुझे जो चाहिए ये 8000 और चाहिए। ध्यान से देखो, जब ये 8000 होगा तो उसका जो 2.5% होता है, जो 1/40 होता है, वो 200 निकल के आएगा। तो ये 200 कम हो जाएगा और अब 600 रुपये एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो 4000 ये और 8000 ये मिला के टोटल अमाउंट मुझे कितना चाहिए? 12,000 रुपीज़ का अमाउंट चाहिए टोटल सेल्स का। तब जाके ये अमाउंट जो बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं रियलाइज हो पाएगा कि सेकेंड स्कीम में 600 रुपीज़ ज़्यादा कमीशन मिलेगा फर्स्ट स्कीम से। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस था, बस आपको इस केस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की नीड थी। अगर आप इस केस को अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तभी आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना ये बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 8:7। इफ द सैलरी ऑफ बी इंक्रीजेज बाई 10% and the salary of A increases by 20%, the new ratio becomes 96:77. What is A's salary? A की सैलरी क्या है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, और ये इतना आसान सवाल है कि इसमें एक ही चीज़ है, वो है आंसर मार्क करना। कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, कि ये आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब मैं बताता हूँ क्यों होगा। देखो, आपने एक रेशियो मुझे प्रोवाइड कर दिया 8:7, ठीक। अब 8:7 जो ए और बी की सैलरी का रेशियो था, आप कह रहे हो इसको कुछ परसेंटेज से बढ़ाएंगे, इसको कुछ परसेंटेज से बढ़ाएंगे। भाई परसेंटेज से बढ़ाने का मतलब होता है एक मल्टीप्लायर लग जाता है, तो मल्टीप्लायर लगा देंगे इन दोनों में, एक सर्टेन रेशियो मिल जाएगा। वो रेशियो आपने दे रखा है, उतना ही आएगा, उतना ही आना चाहिए ना। वो रेशियो जो आपने दिया है वो उसके मैच करेगा ही करेगा, और कोई तरीका नहीं, वरना तो डेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है ए की सैलरी क्या है बता दो। अरे भाई रेशियो पता है ना, सैलरी हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे ना जब तक हमारे पास कोई एब्सोल्यूट डेटा ना दिया हो। आप बी की सैलरी बताओगे तब हम ए की सैलरी बता पाएंगे, या हमें कुछ और बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू कोई दी नहीं, सैलरी कहां से निकाल देंगे? तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड यहां पर। ठीक है, अब ये बात हुई कि ये 96/77 आ रहा है, इसको चेक करने की जरूरत है कि नहीं है, ये क्वेश्चन की मजबूरी है, आएगा ही। जो भी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं बढ़ा के देख लो। बी को आप 1.1 टाइम्स कर दो, 10% बढ़ा दो, ए को 20% बढ़ा दो, 1.2 टाइम्स कर दो, 96/77 आएगा ही आएगा। तो ये भी आपको चेक नहीं करना है कि आ रहा है कि नहीं आया, उसको आना है, नहीं आएगा तो क्वेश्चन का डेटा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था। अब ये आइडेंटिफाई करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी हुई है, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में हम आराम से चले जाएंगे परसेंटेज इंक्रीज से। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड के अलावा और कुछ इसमें करेक्ट हो ही नहीं सकता है। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150%, द न्यू फ्रैक्शन फॉर्म्ड इज 9/10, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? इतना आसान सवाल, और इसका आंसर भी उतना ही आसान है, 3/4। दो तरीके इसको करने के, ठीक है। पहले तो वो नॉर्मल तरीका, दूसरा जो मैंने लगाया ऑप्शन को देख के। नॉर्मल तरीका सिंपल सा है कि फ्रैक्शन आप मानोगे x/y, न्यूमरेटर को अगर 200% से आपने इंक्रीज कर दिया, न्यूमरेटर को बढ़ाया है 200% से, तो वो 3 गुना हो जाता है। थियरी में पढ़ा चुका हूँ, 3x। और अगर किसी क्वांटिटी को आप 150% से बढ़ा रहे हो तो वो 2.5 टाइम्स हो जाती है। तो इसको मैंने लिख दिया, ऐसे हो गया। ये वैल्यू अगर 9/10 के बराबर है तो आपको दिख रहा है ना कि 3 को हटाओगे तो यहाँ 3 मिलेगा, 2.5 को हटाओगे तो यहाँ 4 मिलेगा। वैल्यू कितनी हो गई? x/y 3/4 हो गई। ये वैल्यू 3/4, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा पार्ट है। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको अल्टरनेट सोचना चाहता हूँ कि आप सोचो थोड़ा सा उस तरह से। कई सवालों में मैंने, यह तो बहुत आसान है, फ़ायदा मिलेगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसी चीज़ को अगर 200% से बढ़ाया है तो इसेंशियली आपको पता है कि वो वैल्यू आपकी 3 टाइम्स और ये 2.5 टाइम्स हो गई है ना। अब जरा यहाँ से एक छोटी सी एनालिसिस करके आप मुझे बस दिखा दो कि 3/2.5 अगर आपने डिवाइड किया, इसको आपने डिवाइड करने का बोला कि मैं तो डिवाइड करूँगा इसको, आपको पता है ये वैल्यू क्या आएगी? देखो ध्यान से, 1.2 आएगी कि नहीं आएगी? बताओ मुझे, 1.2 ही आएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक फ्रैक्शन इज ए होल देखूं, फ्रैक्शन इज ए होल देखूं तो x/y क्या हो गया है? 1.2 टाइम्स हो गया है, 1.2 टाइम्स हो गया है x/y का। यानी 1.2 टाइम्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? 20% इंक्रीज, यानी इसकी वैल्यू 20% से बढ़ गई है।
20% से वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब आप बताओ मुझे कि जो आपकी वैल्यू यहाँ 9/10 आ रही है, जिसको मैं 90% बोल सकता हूँ या 0.9 बोल सकता हूँ या 9 भी बोल सकता हूँ कंपैरिजन के लिए। तो अगर मैंने इसको लेट से 90 लिया, 9/10 को मैं 90 बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, तो ये 90 होगा तो मुझे 20% बढ़ा हुआ मिलेगा, ये प्लस 20% बढ़ा हुआ मिलेगा। आप यहाँ माइनस 20% करो, देखो क्या मिलेगा, प्लस 20% अगर आपने इस साइड में लिया फॉरवर्ड में, प्लस 1/5 अगर इसको लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/6 हो जाएगी। और ये माइनस करो, आपको क्या मिलेगा यहाँ 75 कहाँ दिखेगा आपको, 3/4 में 0.75 आपको दिखेगा। या इवन आप ऑप्शन भी चेक कर सकते थे कि मुझे बस 20% का चेंज चाहिए। अब अगर ऑप्शंस आप ध्यान से देखोगे तो ये तो है भाई 0.4, ये है आपकी वैल्यू 0.6, ये वैल्यू है 0.25, ये वैल्यू है 0.75। 20% का चेंज सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको, बाकी में तो बहुत लंबा लंबा परसेंटेज चेंज। जैसे 0.6 ले लो, 0.6 से 0.9 का चेंज कितना है, 9/10 का, ये चेंज 50% का चेंज है, तो इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ सही होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तरीका भी आसान है, डायरेक्ट मिल रहा है, बट मैं ये आपको थोड़ी सी एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था जो इंपॉर्टेंट है, जो आप दिमाग में रखें, ठीक है। ये कई सवालों में आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा कि यहाँ भी AB रूल लगा के हम आंसर निकाल लेंगे अपना, ठीक है, फ्रैक्शन के सवालों में, ठीक, कि हमने निकाल लिया मल्टीप्लायर निकल गया तो परसेंटेज मिल गया तो हमने रिवर्स ऑर्डर में चीजें जाके हमने चेक कर ली, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन्स का है वो 40% से बढ़ गया और पर कैपिटा प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन का है वो 27% से बढ़ गया। बताना क्या है कि परसेंटेज बाय विच पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी। देखो यहां पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, वो ध्यान से समझना कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन कैसे निकलेगा। यहां पर देखो बात जो हो रही है उत्पादन की, जो बात हो रही है, मान लिया टोटल जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, मैं यहां लिख रहा हूं न्यूमरेटर में, ये हो गया आपका प्रोडक्शन, ठीक, डिवाइडेड बाई, अगर मैंने पर कैपिटा प्रोडक्शन से डिवाइड किया इसको, पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड, प्रति आदमी, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अगर मैंने बोला कि आपके पास 100 रुपए हैं और हर आदमी को 1 रुपए मिले, तो कितने रुपए आपने दिए एक आदमी को, हर आदमी को 1 रुपए दिए, तो कितने आदमी हैं, ठीक है, टोटल मान लिया आपके पास 100 रुपए है और हमने हर आदमी को 1 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, तो कितने आदमी हैं, 100 रुपए, 100 आदमी, ठीक है। बस उसी तरह से है कि आपको प्रोडक्शन अगर मालूम है, पर कैपिटा प्रोडक्शन मालूम है, दोनों को डिवाइड करके मिलता है पॉपुलेशन, ठीक है, ये स्टोरी है। तो अब ये जैसे आपने लिखा, अब आप बता रहे हो मुझसे कि प्रोडक्शन जो है वो 40% से बढ़ गया, तो ये हो गया 1.4 प्रोडक्शन बढ़ा है, तो 1.4 टाइम्स हो गया, ठीक है। और जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, 1.27 टाइम्स हो गया आपका प्रोडक्शन, सॉरी पर कैपिटा प्रोडक्शन जो भी है, इसको आप ना थोड़ी देर के लिए ऐसे कह दो कि ये x है, ये y है, आसान हो जाएगा लिखना। मैं इसको लिख दूंगा x और इसको मैं लिख दूंगा y। ये क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ। तो देखो x पॉपुलेशन डिफाइन किससे हो रहा है, x/y, यहां पर पॉपुलेशन था ओरिजिनली, अब ये हो गया है x/y इंटू समथिंग, x/y इंटू समथिंग, तो ये इंटू समथिंग जो है ये मुझे बता सकता है कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन में, ठीक। ये पूरा हम निकाल लेंगे, हमें टोटल रफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अब जो कहानी है वो मुझे ये कैलकुलेट करनी है कि ये 1.4 और 1.27 का डिवीजन मुझे क्या देगा। तो आप इसको क्या कह सकते हो, 140/127। देखो आप सीधे क्लियर, 1 टाइम तो आप जाओगे, उसके बाद आपके पास कितना बाकी बचेगा, 13 बाकी बचेगा 140 में, डेसिमल लगाओ 130 बना, फिर से आप 1 टाइम जाओगे, तो 1 टाइम जाओगे तो आप 127 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3, राइट, 3 बचेगा। तो पहले क्या करोगे आप, एक 0 अगर लगाओगे भी तो काम नहीं बनने वाला, 30 बनेगा, फिर से एक 0 लगेगा, तो ये हो गया 1.10 लगभग हो गया। अब कुछ बाकी बचा है क्या कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो इसको डिवाइड करने में मिलेगा वो 1.1 के आसपास मिलेगा, 1.10, राइट। फर्दर डिवाइड करोगे डिजिट और आएगी, लेकिन 1.10 बहुत है ना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज जो मुझे निकालना था जनसंख्या में वो कितना हो गया, 10%। तो यहां पॉपुलेशन प्रोडक्शन अपॉन पर कैपिटा प्रोडक्शन था, तो उसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लायर, वो हमने देखा 1.1 से रफली, तो पॉपुलेशन में चेंज कितना हुआ, 10% का। बहुत आसान सा सवाल था, आपको बस अच्छे से इसको समझने की जरूरत थी, ठीक है।
The question says 2/5 of voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q. Of these, on the last day, 15% of the voters went back of their promise to vote for P and 25% of voters went back of their promise to vote for Q and P lost by 2 votes. Then the total number of voters is. चलिए देखते हैं सवाल क्या है. देखिए 2/5 ऑफ वोटर ने बोला कि वो P को वोट करेंगे. तो देखिए मैं जरा यहाँ स्टोरी लिख रहा हूँ कि ये P है और ये Q है. 40% ने बोला P को वोट करेगा और Q क्या है देखो ध्यान से 60%, बाकी लोग इसको करेंगे. अब ये कह रहा है देखो आखिरी दिन क्या स्टोरी हो रही है. आखिरी दिन स्टोरी ये हो रही है कि यहाँ से 15% लोग हैं जो मुकर गए. 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P. तो यहाँ से जो 15% है ना ये मुकर गए. तो देखना ध्यान से, इसका अगर मैं 15% निकालूंगा तो ये निकलेगा 6%. 6% डिक्रीज हो गया यहाँ पर. ठीक है, वो किसको जाएगा, वो Q को जाएगा. ये समझना है आपको. और साथ में क्या हुआ कि 25% वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर Q. और यहां से 25% निकालेंगे. इसका 25% क्या होगा आप जरा बताओ. 1/4 यानी ये हो गया 15%. ठीक है, डिक्रीज यहां से होगा, वो यहां चला जाएगा. अब देखो इफेक्टिवली किसी एक को निकाल लो. चलो निकाल लेते हैं कि ए का P के पास कितना हो गया टोटल. देखो 40 में 6 गया है और 15 आया है, यानी इसमें 9 का इंक्रीज हो जाएगा. यानी P हमारा कितना हो गया 49%. दोनों का मत निकालना. P अगर 49 है तो Q कितना होगा, अपने आप 51 हो गया. ठीक. अब देखो इसमें जो गैप है वो कितना है 2% का है. P को 2% वोट लेस मिल रहे हैं Q से, जो कि वैल्यू दी है कितने के बराबर है 2 वोट्स. 2% अगर 2 वोट्स के बराबर है तो 100% वोट्स कितने होंगे 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा. 2% 2 के बराबर है तो 100% 100 के बराबर हो गया. आंसर हो गया. कितना आसान सवाल था, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. ठीक है, अब देखिए ये सवाल करते हैं. इसमें ये जो डब्बे हैं इनसे आप डरो मत. ठीक है, ये कुछ हिंदी फॉर्मेटिंग का इशू है, मैं आपको सब समझा दूंगा क्या है. क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है कि राम ने एक फ्लैट खरीदा है 1 लाख रुपए में और प्रेम ने एक प्लॉट खरीदा है 1.1 लाख रुपए में. ठीक है, फिर कह रहा है कि जो रेस्पेक्टिव एनुअल रेट्स हैं एट विच द प्राइसेस ऑफ फ्लैट एंड प्लॉट इंक्रीज्ड, वो 10% और 5% है. मतलब फ्लैट की प्राइस 10% से बढ़ेगी, प्लॉट की प्राइस 5% से बढ़ेगी. तो कह रहा है 2 साल के बाद वो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे अपनी बिलोंगिंग्स को. ठीक है, मतलब जो फ्लैट वाला है वो प्लॉट ले लेगा और जो प्लॉट वाला है वो फ्लैट ले लेगा, एक्सचेंज करेंगे. एंड वन पेड द अदर द डिफरेंस. ठीक है, कह रहा है एक दूसरे को क्या करेगा, डिफरेंस पे कर देगा जितना अंतर होगा. तो ये स्टोरी है कि राम ने प्रेम को दिया कि प्रेम ने राम को दिया. ये सारी कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बतानी है कि यहां पर क्या होने वाला है इस गिवन कंडीशन में. तो देखिए यहां सिचुएशन क्या है कि जो राम की प्रॉपर्टी है और जो प्रेम की प्रॉपर्टी है उसको जरा लिखते हैं. राम की जो फ्लैट है वो 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपीज का है. प्रेम की जो प्रॉपर्टी है वो 1.1 लाख की है. लेकिन प्रेम की जो प्रॉपर्टी है वो 5% से बढ़ रही है, 2 बार 5% की दर से बढ़ रही है. और जो राम की प्रॉपर्टी है वो 10% एनुअल रेट से बढ़ रही है. 2 साल के बाद की कहानी यही होनी चाहिए. तो आपको पता है यहां आपको दिख रहा है कि 1 आपका 1.21 बनेगा. 10% का सक्सेसिव इक्विवेलेंट क्या होता है 1.21 बनता है. 1.21 लाख बन जाएगा. यहां जो 1.1 है इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है हमें कि ये जो वैल्यू है आप ध्यान से देखो कि 5% का क्यूमुलेटिव जो होता है वो 10.25% होता है. 10.25% होता है. ये आपको बहुत ही ईमानदारी से अंडरस्टैंड करना होगा यहाँ पर कि 10.25% होगा. तो अब जरा मैं कैलकुलेट करता हूं कि 1.1 को अगर इतने परसेंटेज से बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी. ठीक है, 2 परसेंटेजेस हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर 10.25%. तो मैं जरा बहुत ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 10% में और प्लस 0.25% में. आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी. जब इसको 10% से इंक्रीज करोगे तो 1.1 को अगर आपने 10% से बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1.21. प्लस इसमें कुछ जोड़ना भी है. क्या जोड़ना है, ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है 1.1 का 0.25%. और आपको पता है 1.1 का मतलब क्या है, 1.1 का मतलब है 1,10,000 रुपए. देखो ये वैल्यू दोनों में आपस में आ रही है, कैंसिल हो जाएगी. एक्सचेंज अमाउंट क्या होगा, जो एडिशनल होगा. तो एडिशनल अमाउंट मुझे यहां लिखना है 1.21, दोनों में आया कैंसिल हो गया. अब मैं इसको 1,10,000 के हिसाब से सोच रहा हूं
1,10,000 रुपये के हिसाब से सोच रहा हूँ। और ये वैल्यू कितनी है, 2 और 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 2.25%। अब देखो ध्यान से, 0.25% जो वैल्यू दी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखना। ये मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, 0.25 जो लिखा हुआ है यहाँ पर डेसिमल हटाया, और एक बार सही से समझ लो इसको। 0.25% का मतलब क्या है, एक परसेंटेज का मतलब ये होता है परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही हट जाएगा। उसके बाद 0.25 हटाओगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो 2 जीरोज और हट जाएंगे। तो 11 इंटू 25 कितना होगा आपका, ये आपको पता है, ये वैल्यू आपकी होगी 275। तो प्रेम की प्रॉपर्टी का अमाउंट 275 रुपीज ज़्यादा होगा कंपेयर टू राम की प्रॉपर्टी की प्राइस से। तो जब ये एक्सचेंज करेंगे तो राम को पे करना पड़ेगा, किसको, प्रेम को। तो राम प्रेम को देगा, कितना देगा, 275 देगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें आपको समय लगना ही नहीं चाहिए था, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक रैबिट है जो कंट्रोल डाइट पर है, उसको डेली 300 ग्राम का मिक्सचर दिया जा रहा है। 2 फूड्स हैं जिसमें एक्स भी है और वाई है। अभी कह रहा है फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई में 15% प्रोटीन है, और रैबिट को टोटल कहना है कि 38 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है डेली। तो बताना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फूड एक्स आर इन द मिक्सचर। ठीक, तो टोटल देखो हमें 38 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए इस टोटल 300 ग्राम्स के मिक्सचर से, और मुझे पता है कि जिसमें जो भी एक्स का कंपोनेंट है वो 10% प्रोटीन लेके आ रहा है, वाई का कंपोनेंट है वो 15% प्रोटीन लेके आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लो, आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। बाकी तरीके भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे होगा। देखो ऑप्शन अगर आप चेक करने जाओगे ये 10% और 15% के हिसाब से, तो आपने कहा लो मान लिया मैं 100 मान लेता हूँ कि x जो है 100 है। अगर x 100 हुआ तो 10%, और ये कितना होगा, 200 होगा। आप ध्यान से देखो, तो 10% से यहाँ 10 ग्राम मिलेगा आपको, यहाँ 15% दूना 30 ग्राम से मिलेगा। 30 और 10 का कितना हुआ आपका, ये तो आपको दे देगा सीधा सीधा उठा के 40 ग्राम्स। लेकिन कितना चाहिए हमको चाहिए केवल 38 ग्राम्स। तो ये गलत हो गया, 10 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब बात उठी कि तो फिर क्या लेके चले, तो फिर हुआ कि 100 अगर 100 वाला नहीं है तो 140 वाला ट्राई कर लेते हैं। तो 140 वाला अगर आप ट्राई करोगे तो अब देखो ये 140 लिया आपने, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, क्लियरली आपकी ये वैल्यू होगी 160, राइट। अब देखो ध्यान से, 140 का 10% कितना होगा, 14, और यहाँ पर अगर आप 15% निकालने गए इसका 160 का कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि हो जाएगा 16, 10% हो गया, 5% 8 हो गया, 24 मिला के 38 मिल रहा है ना, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया, 140। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, परसेंटेज का इस्तेमाल करके थोड़ी सी जो एवरेज की अंडरस्टैंडिंग है शिफ्टिंग वाली, उससे काम बनेगा। देखो 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक में आपका 10% प्रोटीन है जो कि एक्स है, एक में आपका 15% का प्रोटीन है जो वाई है। अब जरा 38 ग्राम को देखो ध्यान से, 38 ग्राम को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ 300 ग्राम के हिसाब से, तो ये जो वैल्यू है ना, ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी आ रही है 13 लेते तो ये कितना पहुँच जाती, 13 लेते तो ये आपके 390 पहुँच जाता, 39 ग्राम पहुँच जाता। तो ये एक्चुअली है क्या कि ये 12 टाइम्स जाओगे 0.66 ऐसे करके परसेंटेज देगा। कैलकुलेट करो ना आप, 36 + 2, इसका मिड पॉइंट होता है 12.5, इसका मिड पॉइंट है 12.5, लेकिन वैल्यू कहाँ है देखो ध्यान से, यहाँ पर है 12.66, यहाँ होगा, इधर खिसका हुआ है 15% की तरफ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसका सिर्फ मतलब ये हुआ कि जब भी एवरेज वैल्यू खिसकी होती है जिसकी तरफ, बीच में ना होके, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यानी x और y में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, y x से ज़्यादा है। अब 300 ग्राम आपके पास मिक्सचर है, उसमें अगर y x से ज़्यादा है तो आप इतना तो कहोगे कि 150 ग्राम से ज़्यादा होगा ना, y 150 ग्राम से ज़्यादा होगा, 150 पे तो बराबर होते। तो ये आपका 150 से कम होने वाला है, 150 से कम होने वाला है। तो कितना कम होने वाला है, आप खुद ही देखो ना कि ये एवरेज का जो डिस्टेंस है वो बहुत पास में है, खिसका हुआ है लेकिन बहुत पास में है। तो 150 से थोड़ा सा कम जाओगे, खाली 140%, राइट। 2 ऑप्शन तो आप सीधे रिजेक्ट कर लेते, बाकी दोनों ऑप्शन में ये ज़्यादा पास है, ये थोड़ा ज़्यादा फार है, ठीक है। तो हो गया 140। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, जो भी सही लगे लगाओ, आंसर आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 5 क्वेश्चंस 5% ऑफ द कैंडिडेट आंसर्ड ऑल ऑफ देम एंड 5% आंसर्ड नन। ऑफ द रेस्ट 25% answered only 1 question and 20% answered only 4 questions.
if 24 1/2% of the entire candidates answered only 2 questions and 200 candidates answered only 3 questions, how many candidates appeared at the examination? मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड यहाँ लिखा हुआ है। सबकी जानकारी है कि किसने 0 किया, किसने 1 किया, किसने 2 किया, किसने 3 किया, किसने 4 किया, किसने 5 किया। देखो यहाँ कह रहे हैं कि ये 5% लोग हैं, ये यहाँ पर भी 5% लोग हैं पूरी कैंडिडेट का। फिर कह रहा है ऑफ द रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ द रेस्ट। ये 5 और 5 जब आपने मार्क कर दिया तो आपके पास कितना बचा है? 90%। उस 90% का 25% कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन आंसर कर रहा है, 20% 4 क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों परसेंटेज आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से देना, ये वाले जो ये 25% हैं और ये जो 20% है, ये वो लोग हैं जो ऑफ द रेस्ट की बात कर रहा है, यानी उनका बेस क्या है? 90% है। बहुत ध्यान समझना। तो इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना है ताकि आप गलती ना कर बैठो। 25% अगर आपने निकाला 90% का और 20% निकाला आपने 90% का, इनको कंबाइन कर लेते हैं। ये 1 और 4 वाले हैं, ये 1 और 4 वाले लोग हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, 1 और 4 वाले लोग हैं, इनको मैं एक साथ लिखूंगा। 20 और 25 को कंबाइन कर लो, कितना बनेगा? 45% बनेगा, 45% बनेगा। तो मुझे ये 45% इस ऑफ द रेस्ट यानी 90% का निकालना है। कैसे निकलेगा? किसी का 45% निकालना है तो क्या करते हो आप? हाफ निकालते हो। देखो 45% किसी भी नंबर का निकालना है ना, तो ऐसे करो 50% माइनस 5%। 50% नंबर का कितना होता है? हाफ द नंबर, और ये क्या होता है? 5%। 10 से डिवाइड कर देना और 10 से डिवाइड करो, हाफ निकलेगा। 90 का निकालना है तो 50% क्या होगा इसका? 45 होगा, माइनस 5%, 4.5 हुआ, तो ये बना 40.5%, क्योंकि ये वाला परसेंटेज वापस लगा देंगे। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये मुझे मिल जाएगा 40.5%। ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ गलती हो सकती थी अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो। फिर कह रहा है कि 24 1/2% जो इंटायर कैंडिडेट है उन्होंने केवल 2 क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 24.5%, ये केवल 2 क्वेश्चन वाले हैं, ठीक। अब एक कैटेगरी बची है 3 क्वेश्चन वाले, वो दिया हुआ है कि 200 लोग ऐसे हैं। अब देखो जो नॉन परसेंटेजेस हैं उनको ध्यान से देखो, ये 5% है, ये 5% है, मिला के कितना हो गया? 10%। 10% और इन दोनों को ध्यान से देखो जरा, इनको अगर आप कंबाइन कर लो आपस में तो ये कंबाइन करके आपको कितना देंगे? ये आपको कंबाइन करके दे रहे हैं 65%, ठीक है। तो 65 ये हो गया और 10 ये हो गया, कितना हो गया? 75%। अब जो एक वैल्यू बाकी रह गई है 200, ये किसके बराबर हो गई? बाकी 25%। आप कहोगे ये कैसे पता? अरे भाई एग्जाम देने वाले सारे लोग तो हैं, 0 1 2 3 4 5, कोई और हो सकता है क्या? भाई एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके पास जो भी चॉइसेस लिखी हुई हैं तो वो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, या 1 करेंगे, या 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। तो सबकी जानकारी दी है तो सारे लोग यही हैं। फिर तो जो परसेंटेज मुझे नहीं मालूम था वो 25% के बराबर होगा, बाकी 75 होगा तो 25, और अगर 200 के बराबर हो गया तो आपका आंसर कितना हो गया कि परीक्षा में कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये हो गया सीधे सीधे 800, क्योंकि 25% अगर 200 के बराबर है तो 4 टाइम्स बन जाएगा 100% और आपका आंसर आ जाएगा 800, ठीक। बहुत ही आसानी से हो सकता है, बेस की गलती नहीं होनी चाहिए बस। ऑफ द रेस्ट 2 परसेंटेज थे, उनको कन्वर्ट करना था 90% के करस्पॉन्डिंग कि वो एक्चुअल बेस में कितना दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लॉथिंग सप्लायर स्टोर है जिसमें 800 कोट्स हैं, जिसमें से 15% फुल लेंथ कोट्स हैं। 500 कह रहा है कि शॉर्टर लेंथ के जो कोट्स उनको हटा दो, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग कोट्स आर फुल लेंथ, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो इसमें कह रहा है कि टोटल हमारे पास 800 कोट्स हैं वेयर हाउस में, जिसमें 15% आपके फुल लेंथ कोट्स हैं, 15%। अब देखो यहां पर करना क्या है ना, 1500 का बेस क्या है? 800 है। फिर कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ना कि शॉर्टर लेंथ के 500 कोट्स हटा ले रहे हैं। तो जब आप शॉर्टर लेंथ के 500 कोट्स हटा लोगे ना तो यहां कोट्स कितने बचेंगे आपके? 300 ही कोट्स बचेंगे, राइट।
तो आपको बताना है अब परसेंटेज क्या होगा इसका। तो 15% जो 800 का था वो कितना था, 120 था। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 40% हो जाएगी, राइट। ये एक तरीका हुआ कि आपने निकाल लो कि 800 में कितना था, आसान था। मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं, जरा उस पर थोड़ा ध्यान देना। बेस में क्या हुआ, जरा आप ध्यान से बेस को समझोगे, आप कहोगे बेस में ना कुछ डिक्रीज हुआ है। बहुत आसानी से ये चीज आप निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे बेस को, तो आप बेस कहोगे कि 8 से 3 हो गया, यही तो हो गया। बेस अगर 8 से 3 हो गया तो बेस में 3/8 टाइम्स हो गया बेस आपका, 3/8 टाइम्स हो गया। देखो बेस कम होता है तो परसेंटेज बढ़ता है, बेस ज्यादा होता है तो परसेंटेज कम होता है। तो जब बेस 3/8 टाइम्स होगा, रिवर्स रिलेशनशिप होता है, तो आपका जो परसेंटेज है वो 8/3 टाइम्स हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग आप अभी ले लो। तो आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी बार बार कि 15 का 800 120 होगा। यहां आसान है, कहीं मुश्किल भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि अगर मैंने आपसे ये सिंपली बोल दिया कि 500 हटाया गया 800 में, तो आप कहोगे जो है ये वैल्यू जो है 3/8 टाइम्स हो गई। तो अगर ये वैल्यू बेस आपका 3/8 टाइम्स हो गया, तो आपका जो परसेंटेज होगा, क्योंकि परसेंटेज डिनोमिनेटर छोटा हुआ है, न्यूमरेटर 15% जो था, अब वो 8/3 टाइम्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू सीधा सीधा आप निकालते हैं यहां से, तो 40% आपको मिल जाती है। ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से ये आंसर आ सकता है।